नतीजे नापसंद ईवीएम पर जंग। जी हां, पूरा देश टकटकी लगाए महाराष्ट्र के जनादेश का इंतजार कर रहा था। इसी साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को दिल खोलकर सीटें दी और इसी साल के अंत में महाराष्ट्र की उसी जनता ने विधानसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को अर्श से फर्श पर लाकर बिठा दिया। लोकतंत्र की यही खासियत भी है, खूबसूरती भी है और प्रकृति भी है। कल महाराष्ट्र के नतीजे आए तो बीजेपी जश्न में डूब गई। शानदार जनादेश ने बीजेपी को नई ऊर्जा दे दी। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कर दी। बीजेपी इसे नरेंद्र मोदी का मैजिक मानती है। बीजेपी कहती है कि पूरा देश नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है, इसीलिए महाराष्ट्र में महायुति को जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें मिली। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति को मिली है कुल 230 सीट। इसमें अकेले अगर आप बीजेपी का देखेंगे तो 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, जो कि उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 46 सीटों पर सिमट गई, यानी कि विपक्षी कुनबा इन दलों का वो 46 सीटों पर सिमट गया। बस यहीं पर शुरू हो गया सियासी फसाद। उद्धव के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने एक के बाद एक हमले तेज कर दिए। नतीजों से वो इतने बिफर गए कि इस चुनाव को बेईमानी वाला चुनाव तक बता दिया। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। तो इस बार भी वैसा ही हुआ जैसा अक्सर होता है। चुनाव में हार होती है तो जिम्मेदार ईवीएम हो जाती है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। जैसे ही बीजेपी नीत महायुति को प्रचंड जीत मिली, वैसे इस बात के कयास पे लगाए जा रहे थे कि नतीजों के लिए ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले आगे आई उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसे नतीजों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। सवाल उठाए जा रहे कि आखिर शिंदे को 60 के करीब सीटें कैसे मिल गई? अजीत पवार को 40 सीटें कहां से आ गई? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे। आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसी जीत दर्ज की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जाहिर बात है कि सवाल तो उठेंगे ही, और अब महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ चुकी है। ईवीएम पर तीर कमान खिंच चुके हैं। संजय राउत के आरोपों का बीजेपी कुछ इन शब्दों में जवाब दे रही है। नाना पटोले हो, चेनिन तलाव हो या संजय राउत, उद्धव ठाकरे,
भैया लोकसभा के समय पर भी यही ईवीएम का उपयोग किया गया था, यही मुंबई महाराष्ट्र की जनता थी। तब आप नाच रहे थे, कूद रहे थे। अब 48 में से 31 लोकसभा महाआघाड़ी को गई थी, तब हमने कभी ईवीएम पे के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। कल भी एक ही दिन में वही ईवीएम, वही चुनाव आयोग, झारखंड में हमारा पराभव हुआ, हमने स्वीकार किया। तो देश पे ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। तो महाराष्ट्र के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी दल एक सुर में ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी चुनाव प्रक्रिया में धांधली की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक बीएसपी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कहती हूँ कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो देखिए, अब तो तस्वीर साफ है, आने वाले दिनों में ईवीएम को लेकर महासंग्राम और भी तेज होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वाकई ईवीएम में खोट है तो लोकसभा चुनावों में विपक्ष को इतनी सीटें कहां से मिल गई? अगर वाकई ईवीएम गुनहगार है तो बीजेपी 240 सीटों पर कैसे सिमट गई? ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि अगर ईवीएम के जरिए चुनावों में गड़बड़ी हो रही है तो फिर कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें कैसे बन गई? वहां कैसे संभव हुआ? जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी? और कल झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की जीत कैसे हो गई? ये भी तो प्रश्न उठ रहे हैं। चलिए, अब आपको हाल ही में हुए कुछ चुनावों की जरा याद दिला देते हैं। विपक्षी दलों को यहाँ पर अच्छी सीटें मिली, सरकारें बनी और ईवीएम भी वही थी जो कि कल महाराष्ट्र और झारखंड में थी। अब ग्राफिक्स के जरिए अब जरा हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जीते विपक्ष तो ईवीएम स्वच्छ, और अगर बीजेपी जीती तो ईवीएम में खोट है। सबसे पहले बात दिल्ली की। आपको मालूम है आम आदमी पार्टी वहां पर जीती है और ये 10 साल में आम आदमी पार्टी का शासनकाल है, 10 सालों का। बीजेपी यहाँ पर हारी थी बीते चुनाव में। अब इसी तरीके से कर्नाटक भी जरा आप देख लीजिए। कर्नाटक में क्या हुआ? बीजेपी वहां पर हारी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाई। इसी तरीके से तेलंगाना में यहाँ पर बीआरएस को शिकस्त मिली, यानी कि भारत राष्ट्र समिति। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल की, सरकार बनाई। हिमाचल प्रदेश बीजेपी को शिकस्त मिली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इसी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, कांग्रेस को यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में तो एनसी और कांग्रेस को जीत मिली, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। तो ये आंकड़े हैं। और कल के दिन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के साथ एक और राज्य जहां पर नतीजे आए उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में विपक्षी गठबंधन को जीत मिली। जेएमएम और कांग्रेस का जो अलायंस है INDIA ब्लॉक का, उसे जीत मिली और 56 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी बहुमत से दूर है, बीजेपी को 21 सीटें वहां पर मिली है। तो आखिरकार वहां पर क्यों ऐसा हुआ, ये भी प्रश्न उठने चाहिए।
इसी तरीके से पश्चिम बंगाल जरा देख लीजिए, बीजेपी हारी, टीएमसी को यहाँ पर जीत मिली। ये हाल में कुछ वक्तों का अगर आप चुनाव एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई जगहों पर जो चुनाव हुए ईवीएम तो वही है, लेकिन वहाँ पर अगर विपक्ष की सरकार बनी तो ईवीएम पूरी तरीके से ठीक, और अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो ईवीएम में है खराबी। तो साल 2014 में मोदी की लहर थी, लेकिन 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 63 सीटें जीत ली। 2019 के आम चुनावों की बात करें तो मोदी की प्रचंड लहर थी और इसे तो सुनामी भी कहा जा रहा था। शानदार जनादेश भी मिला, दूसरी बार केंद्र में सरकार भी बनी। लेकिन 2020 में याद कीजिए, जब दिल्ली का चुनाव हुआ, बीजेपी को फिर से यहाँ पर निराशा हासिल होती है। केजरीवाल 63 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में वापस लौटे। उस समय भी ईवीएम तो वही थी। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी तो लंबे वक्त से दिल्ली की सत्ता से दूर है, और अहम ये कि ईवीएम से ही वोटिंग हो रही है, लेकिन नतीजे इससे पहले आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे। कम से कम 2 बार के अगर चुनाव के आंकड़ों आप देखें तो। इसके बाद पिछले साल पंजाब और हिमाचल में भी चुनाव हुए थे। दोनों राज्यों में बीजेपी हार गई। हिमाचल में कांग्रेस जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी। ऐसे कर्नाटक और तेलंगाना की भी अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो फिर आखिर ईवीएम को लेकर के इतना बखेड़ा क्यों है? महाराष्ट्र के नतीजे जब आए तो बवाल मच गया। विपक्ष इस जनादेश को नहीं मानता, लेकिन बीजेपी इसे नरेंद्र मोदी का मैजिक बताती है। सेफ है कहते हैं, इसमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर जितना भी बंटवारा है, उस बंटवारे को खत्म करके हम सबको एक होना है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर भी कही थी। और एक है तो सेफ है का नारा, ये ऐसा नारा बना जो पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि हम सबको एक रहना है। और इसमें हमारी जीत में ये नारे ने बड़ा रोल अदा किया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी बंटवारा चाहती है समाज में, उसको करारा जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया है। महाराष्ट्र की जीत महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जो विपक्ष कांग्रेस वहां सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था, सांप्रदायिक हमले पर एक तरह से लोकतंत्र का विजय। चलिए मैं आपको एक बार फिर से हम फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। सिर्फ 6 महीने पीछे का हाल आपको जरा समझा देते हैं। इसी साल देश में लोकसभा के चुनाव हुए। मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता 400 पार का नारा बुलंद कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर 400 पार का नारा छाया था। बीजेपी के आत्मविश्वास को देखकर लग भी रहा था कि 400 पार तो नहीं, लेकिन 300 पार तो जरूर होगा। मगर 4 जून को जब नतीजे सामने आए तो विपक्ष के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 52 में से सीधे 99 पर पहुंच गई, तो समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी की 80 में से सपा को 37 सीटें मिली। अब अगर ईवीएम वाकई में बेईमान है तो फिर ये करिश्मा कैसे हो गया? विपक्ष से ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2019 और 24 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर अगर हम एक नज़र डालें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ईवीएम आखिरकार कैसे गुनहगार? ये आंकड़ों के जरिए आप जरा समझिए कि 2019 और 2024 का जो चुनावी परिणाम है वो क्या कहता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा हम समझा देते हैं। देखिए 2019 और 2024, 2019 में बीजेपी को मिली 303 सीटें और 2024 में बीजेपी का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ और 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसके उलट कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 2019 में कैसा था वो देखना जरूरी है। 52 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस का जो ग्राफ है वो ग्रीन कलर का है, यानी कि वो ऊपर जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी को मिले कुल 99 सीटें। अब इससे बहुत कुछ स्पष्ट होगा। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर थी साल 2019 में, और उसके बाद जब इस बार चुनाव हुए तो एसपी को 37 सीटें मिल गई। अब सवाल ये है कि भाई वोट तो ईवीएम से ही हुआ है ना। अब 2019 में टीएमसी एक और विपक्षी पार्टी, उसका जरा आप आंकड़ा देखें, 22 सीटें 2019 में, 24 में आकर के वो हो गई 29, यानी कि यहाँ पर भी जो ग्राफ है वो बढ़ा है, वो ऊपर की तरफ है। तो आखिरकार ये कैसे हो गया? ये भी तो सवाल का जवाब विपक्ष को देना चाहिए। ये रहा लेखा जोखा ईवीएम का, जो विपक्ष की हार पर बदनाम होती है और विपक्ष की जीत में गुनाहों से मुक्त हो जाती है। कल 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो झारखंड में कांग्रेस और
6 mm की सत्ता बरकरार रही। झारखंड की जीत मंजूर और महाराष्ट्र की हार नामंजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष भले ही बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रहा हो, मगर बीजेपी इसके पीछे कई कारण गिनाती है। अव्वल तो ये एकनाथ शिंदे की लाड़की बहन योजना, जिसने महिलाओं का जबरदस्त भरोसा जीता। लेकिन इन सब के अलावा भी कई पहलू हैं जहां पर बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दों के आगे बड़ी लकीर खींच दी। मसलन अब ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार समझा देते हैं कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर बीजेपी मान रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पीएम मोदी का मैजिक, जो कि बीजेपी यहाँ पर कहती है कि जीत इस कारण मिली। एक है तो सेफ है, ये नारा बुलंद किया गया, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे कर रहे थे। लाड़की बहन योजना, इससे महिलाओं को इससे साधने की कोशिश की गई। शिंदे सरकार के फैसले भी बहुत अहम रहे। संघ की जमीनी मेहनत भी एक बहुत अहम पहलू है और यही फैक्टर्स हैं जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है और ये जीत के कारण बीजेपी इसको मानती है। तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आने के बाद कंगना रनौत की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया, वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की मंडी से, एक बार आपको सुनवा देते हैं। ये मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें, इतिहास गवाह है और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। तो जीत और हार चुनाव के दो पहलू हैं, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दल का या फिर गठबंधन की हार होती है उसे दुख होना लाजमी है, क्योंकि हर प्रत्याशी चुनाव जीतने के मकसद से ही मैदान में उतरता है, मगर जीत का सेहरा किसी एक के सिर ही बंधता है। कईयों को चुनावी दौर में हार का सामना करना होता है, लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। इसका एक और पहलू है, वो ये कि चुनाव आयोग को भी ईवीएम पर उठ रहे सवालों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र पर हर नागरिक का भरोसा कायम रहे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में जो कि हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरीके से ईवीएम पर जंग देखने को मिल रही है। अब सवाल ये कि आखिरकार ये जो जंग है और ये जो सवाल है वो कहाँ जाकर के थमेंगे।